हेलो एवरीवन इस वीडियो सेगमेंट में हम चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सभी अंतरों के बारे में डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह जो वीडियो सेगमेंट आपके लिए मैं बना रहा हूँ यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी सारे विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए यह वीडियो सेगमेंट आप अवश्य देखकर इन सभी अंतरों को, यानी हम कुछ मिनट्स के वीडियो में कुछ मिनट में ही आपको चैप्टर 2 का जितना मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया तो इन्हें हम कुछ मिनटों में क्लियर कर देंगे कि कौन कौन से ऐसे अंतर हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन अंतरों में ठीक है क्या विशेषता होती है जिनको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर ले, एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कि ये अंतर कैसे आसानी से हम समझ पाए। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे उस अंतर की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके पास संसाल्व पेपर या क्वेश्चन बैंक है तो आप इन्हें जरूर चेक करें। पहला अंतर है इस पूरे चैप्टर में अंतर है भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में अंतर। एक अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हर कई बार बोर्ड एग्जाम में दोहराया जा चुका है, भ्रूण कोष व भ्रूण कोष में अंतर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष में क्या अंतर होता है। ध्यान से समझिएगा, भ्रूण कोष व भ्रूण कोष में अंतर इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोसेक एंड इंडोस्पर्म, यानी एम्ब्रियोसेक व इंडोस्पर्म के मध्य में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोसेक एंड इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म और एम्ब्रियोसेक के मध्य में क्या अंतर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पहले दो भागों में बांट लेंगे। मान लेते हैं दिस इज द भ्रूण कोष, यह भ्रूण कोष है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियोसेक। दूसरा है, ध्यान से समझिएगा, इंडोस्पर्म या हिंदी में कहते हैं भ्रूण कोष। एक शब्द में ही डिफरेंस है बट इसमें मुख्य रूप से कुछ बड़े बड़े अंतर हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भ्रूण कोष या इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडोस्पर्म। ठीक है, अंतर को समझने से पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेंगे कि भ्रूण कोष क्या होता है और भ्रूण कोष क्या होता है। जनरली किसी फ्लावर में जब मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये है कि जब किसी पुष्प में मादा जननांग विकसित होता है और उसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, तो वहां पर एक मुख्य संरचना बनती है मादा जनन तंत्र की फीमेल गैमेटोफाइट्स के रूप में, जिसे ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। उसके अंदर जब मेगास्पोरोजेनेसिस पूर्ण होती है तो यह एक विशेष कोशिका आवृतबीजी पादपों में बनती है, जिसे एम्ब्रियोसेक कहते हैं। यानी हमारा पूर्व ज्ञान होना चाहिए कि यह मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। जबकि भ्रूण कोष क्या होता है, यह एक ऐसा पोषणीय ऊतक होता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पुष्प के अंदर निषेचन के बाद निर्मित होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं आवृतबीजी पादप में भ्रूण कोष क्या है। फर्स्ट डिफरेंस अगर हम देखेंगे, यह मुख्य रूप से बीजांड में स्थित होता है, यानी यह संरचना मुख्य रूप से बीजांड में स्थित होती है। याद करें, हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखा है। हमने जो डिस्कस डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की है वह डिस्कस डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोसेक के अंदर होता है। थोड़ा मैं यहाँ पर डायग्राम ही बनाकर क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि यह मैंने लास्ट डायग्राम जो आपको रिवाइज किया था कि दिस इज द ओव्यूल, इसके अंदर जो ये गोलाकार ओवल शेप स्ट्रक्चर था ये एम्ब्रियोसेक है, इसे भ्रूण कोष कहते हैं। तो इसका मुख्य रूप या मुख्य संरचना बीजांड में स्थित होता है, या इसका मुख्य रूप से निर्माण यह बीजांड में स्थित होता है। जबकि जो भ्रूण कोष होता है यह मुख्य रूप से बीज में स्थित होता है। यानी अगर हम बात करेंगे भ्रूण कोष की तो यह मुख्य रूप से बीज में स्थित होता है, यानी सीड के अंदर पाया जाता है। आप ऑलरेडी अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, यह मुख्य रूप से बीज में स्थित होता है, सीड में पाया जाता है। कैसे, देखिए ध्यान से, जब कोई ठीक है एम्ब्रियोसेक के अंदर मुख्य रूप से जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रियो बनता है,
जब सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है तो इंडोस्पर्म बनता है। फिर इन दोनों के बनने के बाद जो बाहर का इंट्यूबमेंट होता है बीजांड का बाहर वाला हिस्सा, दिस इज द इंट्यूबमेंट पोर्शन या सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा पूरा का पूरा अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अंदर बीज और बीज के अंदर भ्रूण कोश सुरक्षित रह जाता है, जिसमें भ्रूण कोश उन्हें पोषण देने का कार्य करता है। तो पहला अंतर देखिएगा, यह मुख्य रूप से बीजांड में स्थित होता है, भ्रूण कोश मुख्य रूप से बीज के अंदर स्थित होता है। आगे देखेंगे, इस भाग में यानी यह आवृत बीजी पादप में द्विनिषेचन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी इसके अंदर मुख्य रूप से द्विनिषेचन होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसे पूरा लिखेंगे। भ्रूण कोश के अंदर द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जबकि अगर हम इसकी बात करें सेकंड डिफरेंस, ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी भ्रूण कोश के अंदर, तो यह मुख्य रूप से पोषणीय ऊतक होता है, या यह मुख्य रूप से त्रिगुणित संरचना होती है। हम कह सकते हैं यह ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, त्रिगुणित संरचना होती है। यह मुख्य रूप से त्रिगुणित संरचना होती है, जबकि यह मुख्य रूप से, ठीक है, निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन में सहायता करता है। आगे देखेंगे, यह मुख्य रूप से भ्रूण कोश जो होगा इसके अंदर मुख्य रूप से बीजांड में पाया जाता है, यानी यह भ्रूण कोश जो होगा यह मुख्य रूप से निषेचन क्रिया में सहायता करता है, यानी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है या फर्टिलाइजेशन को पूर्ण करता है। जबकि अगर हम बात करेंगे इंडोस्पर्म की, यह मुख्य रूप से पोषण का कार्य करता है और यह मुख्य रूप से न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है, यानी यह भ्रूण को पोषण देता है। किसको पोषण देता है? भ्रूण को, ये ध्यान रखेंगे। तो दिस इज द थर्ड डिफरेंस। अगर हम चौथे अंतर की बात करें भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में, तो चौथा अंतर यह है कि यह भोजन संचित नहीं करता है और यह भोजन संचित करता है, यानी दिस स्टोर द फूड मटेरियल, या भोजन को संचित करता है। और अगर हम बात करेंगे भ्रूण कोश की, तो यह भोजन को संचित नहीं करता है, और अगर हम बात करेंगे भ्रूण कोश की, तो यह भोजन को संचित करता है। ठीक है, चारों अंतर को देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर देते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह मुख्य रूप से बीजांड में स्थित होता है, जबकि भ्रूण कोश मुख्य रूप से बीज में स्थित होता है। इसका निर्माण डबल फर्टिलाइजेशन से, यानी इसके अंदर मुख्य रूप से डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जबकि इसके अंदर अंतर्गत मुख्य रूप से डबल फर्टिलाइजेशन ना होकर यह ऑलवेज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए होता है, जबकि इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद होता है, और यह मुख्य रूप से पोषण का कार्य करता है, यानी यह भ्रूण को पोषण देता है। इसमें भोजन संचित नहीं रहता है, जबकि इसमें भोजन संचित रहता है। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सेक। क्लियर? याद रखना है आपको, चार अंतर बिल्कुल पूछे जाते हैं और चार अंतर को बिल्कुल याद रखना है। यह एक पहला अंतर था, देन हम इसके बाद दूसरे पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इस चैप्टर का दूसरा है, जो डिफरेंस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस के मध्य में, ये आपका दूसरा अंतर है, जो मुख्य रूप से लघु बीजांड जनन तथा गुर बीजांड जनन के मध्य में पूछा जाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि लघु बीजांड जनन और गुर बीजांड जनन है क्या। यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है, जिसमें दो प्रकार के नर व मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आपने अगर पढ़ा ना हो डिटेल में तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। आपने पुष्प की संरचना मेरे द्वारा अगर पढ़ी हो, जब मैंने फिगर्स क्लियर किया था, तो वहां पर आपने कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम, गायनोसियम, यानी दल पुंज, बाह्य दल, दल पुंज और पुंकेसर और स्त्री केसर पढ़ा था। फिर आपने पढ़ा था दल पुंज और दल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और पुंकेसर, स्त्री केसर इसके मुख्य जननांग होते हैं। दलपुंज में अगर हम पुष्प के अंदर अगर हम मुख्य जननांग यानी नर जननांग की बात करते हैं तो वह पुंकेसर होता है, और पुंकेसर के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसे हम पराग कोश कहते हैं, दिस इज द पोलन साइट, और ये होता है पुतंतु। ध्यान से समझिएगा, तब आपको इसमें अंतर समझ में आएगा। जबकि अगर हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की यानी गायनोसियम की, तो उसमें तीन पार्ट था, ये था स्टिग्मा, ये था स्टाइल, और लास्ट वाला पोर्शन था जिसे हम कहते थे ओवरी, यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ये तीन मुख्य संरचनाएं पाई जाती थी। अब
लघु बीजाणु जनन क्या है? एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको देता हूं। अगर कहीं भी बायोलॉजी में, बॉटनी में लघु लिखा हो तो इसको आपको हमेशा नर से तुलना करना चाहिए, यानी यह नर जनन तंत्र के बारे में बात हो रही है। और अगर कहीं गुरु लिखा हो तो इसकी तुलना मादा से या मादा जनन कोशिका या मादा जनन तंत्र से करनी चाहिए। लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु मीन्स हुआ नर, बीजाणु मीन्स हुआ बीजाणु, जनन मीन्स हुआ किसी कोशिका या किसी नए भाग का निर्माण होना। गुर मीन्स हुआ मादा, बीजाणु मीन्स हुआ बीजाणु, जनन मीन्स हुआ किसी नए पार्ट्स का निर्माण होना। तो लघु बीजाणु जनन क्या है? यह एक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणु या जिसे हम परागकण कहते हैं, इनका निर्माण पुष्प के अंदर होता है। गुर बीजाणु जनन में यह भी एक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा मादा जनन तंत्र में मादा गैमेटोफाइट बीजांड का निर्माण होता है। तो देखेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है। लघु बीजाणु जनन की परिभाषा के भी सुन लीजिएगा। किसी भी लघु बीजाणु धानी के अंदर पुष्प में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो पहला अंतर अब ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि यह प्रक्रम लघु बीजाणु जनन पुष्प के यानी फ्लावर्स के अंदर पुष्प के पुंकेसर में यानी पॉलन से फ्लावर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोसियम में और पुंकेसर के अंदर यानी इनर पार्ट्स ऑफ द पुंकेसर में भी पुंकेसर के अंदर पराग कोश में होता है। एक बार दोबारा सुनेंगे। लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया पुंकेसर के अंदर पराग कोश में होती है या पराग कोश में होता है, यानी लघु बीजाणु जनन किसी पुष्प के पुंकेसर के पराग कोश में पूर्ण होती है। जबकि मादा जनन तंत्र की प्रक्रिया देखेंगे यहाँ पर, यह प्रक्रम किसी पुष्प के यानी फ्लावर्स के अंदर पुष्प के मादा जनन तंत्र या जिसे हम गायनोसियम भी कहते हैं, यह मादा जनन तंत्र के ध्यान से समझेंगे बीजांड में होता है। यानी पहली प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन, देखिए आप इसे, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पुष्प में पुंकेसर के अंदर पराग कोश में पूर्ण होती है। मादा जनन तंत्र में गुर बीजाणु जनन की प्रक्रिया मादा जनन तंत्र में पुष्प के अंदर बीजांड में पूर्ण होती है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस देखेंगे। दूसरा मुख्य अंतर है इस प्रक्रम के द्वारा यानी इस डिफिनीशन की सहायता से यानी इस प्रक्रम के द्वारा एक पुष्प के अंदर यानी वन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स पुष्प के अंदर परागकण यानी पॉलन ग्रेन या लघु बीजाणु बनते हैं। इस प्रक्रम में पुष्प के अंदर परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। जबकि इस प्रक्रम में पुष्प के अंदर, इसमें देखें नंबर 2 में, इस प्रक्रम में पुष्प के अंदर भ्रूण कोश या बीजांड बनता है। हम मान सकते हैं कि बीजांड का निर्माण होता है और अगर कॉम्प्लिकेटेड चले मुख्य संरचना तो भ्रूण कोश का निर्माण होता है। दूसरा अंतर देखिएगा। इस प्रक्रम में पुष्प के अंदर परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं, नर जनन कोशिका बनती है, और इस प्रक्रम में पुष्प के अंदर बीजांड या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। आगे देखेंगे। इस प्रक्रम में मुख्य रूप से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु जनन प्रक्रम में एक प्रोसेस पूर्ण होने पर, एक प्रक्रम पूर्ण होने पर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी इस प्रक्रम में 4 लघु बीजाणु बनते हैं। जबकि अगर हम बात करें ठीक है मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो इस प्रक्रम में मुख्य रूप से एक क्रियात्मक यानी एक फंक्शनल एक क्रियात्मक गुर बीजाणु बनता है या गुर बीजाणु धानी का निर्माण होता है। एक फंक्शनल गुर बीजाणु धानी का निर्माण होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। दिस इज द 3 डिफरेंस, 3 मुख्य अंतर हैं। तीनों अंतर को एक बार पुनः देख लीजिए। लघु बीजाणु जनन का प्रक्रम पुष्प के पुंकेसर में परागकोश में पूर्ण होता है। यह प्रक्रम पुष्प के मादा जनन तंत्र में बीजांड में होता है या मादा जनन तंत्र के अंदर अंडाशय में पूर्ण होता है। इस प्रक्रम में पुष्प के अंदर परागकण या लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है।
इस प्रकरण में पुष्प के अंदर बीजांड बनता है, या हम कह सकते हैं भ्रूण कोश एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। जब एक लघु बीजांड जनन पूर्ण होता है तो एक पुष्प के अंदर इस प्रकरण में 4 लघु बीजांड बनते हैं, जबकि इस प्रकरण में एक क्रियात्मक फंक्शनल गुण बीजांड धानी का निर्माण होता है। तो दिस इज द सेकंड डिफरेंस ऑफ सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, या दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है जिनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए। देन हम इसके बाद तीसरे अंतर को जानेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, तीसरा अंतर जो होगा यह अंतर मुख्य रूप से स्वपरागण तथा परपरागण के मध्य होगा। यानी तीसरा मुख्य अंतर इस चैप्टर में स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के मध्य है। इस अंतर के बारे में देखते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है क्या, स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं। जब किसी पुष्प के अंदर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग यह प्रक्रिया स्वपरागण कही जाती है। जबकि जब किसी दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इस प्रक्रिया को हम परपरागण कहते हैं। यानी सेल्फ पॉलिनेशन को अगर हम डिवाइड करें 2 भागों में तो स्व मीन्स होता है स्वयं का, क्लियर, स्वयं मीन्स होता है स्वयं का उसी पुष्प का, परागण मीन्स होता है परागण। यानी अगर उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। पर परागण मीन्स होता है, पर की अगर हम बात करें तो पर मतलब होता है दूसरों का या दूसरों से, ध्यान रखेंगे, पर मीन्स होता है दूसरों का या दूसरों से, परागण मीन्स परागण। यानी अगर दूसरे पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। आगे देखेंगे, अगर हम बात करेंगे स्वपरागण की तो ये पुष्प हमेशा द्विलिंगी होंगे, ध्यान रखेंगे। ऑल फ्लावर्स ऑफ द ठीक है सेल्फ पॉलिनेटेड इज ऑलवेज बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होते हैं, यानी पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जबकि अगर हम बात करें परपरागण की तो ये पुष्प हमेशा एक लिंगी होते हैं, यानी इन पुष्पों में एक लिंगी की विशेषता पाई जाती है। नर जनन तंत्र अलग होते हैं और मादा जनन तंत्र का भाग अलग होता है। ऑलवेज पुष्प जो स्वपरागण वाले होंगे ये द्विलिंगी होते हैं और ऑलवेज पुष्प परपरागण वाले एक लिंगी होते हैं। अगर हम बात करें इन पुष्पों की जिनमें स्वपरागण होता है तो ये पुष्प रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं और साथ में इनमें सुगंध बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। यानी इनमें सुगंध कम होता है या हम कह सकते हैं सुगंध नहीं होता है। दोनों बातें हैं, हम कह सकते हैं कि ये रंगीन होते हैं तथा इनमें सुगंध कम होता है, ये कह सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें परपरागण की तो परपरागण के लिए बहुत सारे इंसेक्ट या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स उत्तरदायी होते हैं जो परपरागण कराते हैं, इसलिए ऐसे पुष्प रंगीन नहीं होते हैं। पहली बात तो ये जानेंगे, ज्यादातर फ्लावर्स रंगीन नहीं होते हैं और सुगंध पाया जाता है या सुगंध अधिक पाया जाता है। सुगंध अधिक पाया जाता है। आगे देखें नेक्स्ट डिफरेंस, इन पुष्पों में यानी अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स की तो इन पुष्पों में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।